मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी। आप लोगों से कुछ वक्त बाद मुखातिब हो रही हूं क्योंकि थोड़ी ब्रेक पर थी। कुछ ट्रैवलिंग की वजह से जो है मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाई पिछले दिनों, लेकिन आज हम हाजिर हैं एक खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कल ही ऐलान किया गया कि मालाबार एक्सरसाइजेस इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को भी वापस से दाखिल कर लिया गया है। अब ये मालाबार एक्सरसाइज क्या है? ये भारत, जापान और अमेरिका है, इनके नौसेनाओं के बीच पिछले कुछ सालों से जारी थी। दरअसल इसकी नींव रखी गई थी 1992 में, जब भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई। जापान को तो 2015 में फॉर्मल न्योता गया था, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि ऑस्ट्रेलिया शायद पहली बार दाखिल हो रहा है क्वाड में। आपको बता दें कि 2007 में दरअसल मालाबार में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका साथ आए थे, सिंगापुर भी साथ आया था। इनकी नौसेनाओं के बीच में एक्सरसाइज हुआ था जिससे चीन की भवें तन गई थी। चीन ने इनफैक्ट उस वक्त ये जो क्वाड्रिलैटरल एक तरीके से ग्रुपिंग थी, इन सभी देशों की राजधानियों को अपनी दिमाग भेज दिए थे ये पूछने के लिए आखिर ये ट्रेनिंग आप लोग देश के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आज इस महामारी के दौर में जहां चीन की आक्रामक तेवर एक सबसे बड़ी चिंताजनक विषय बनी हुई है पूरे दुनिया भर में, जहां इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को पिछले कुछ वक्त से ये अटकलें चल रही थी कि लगातार ऑस्ट्रेलिया को वापस दाखिल किया जा सकेगा, क्योंकि 2008 से उस वक्त केविन रड प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने अपने घरेलू राजनीति के तहत और उस वक्त चीन के साथ उनकी खास नजदीकियां भी थी, तो उन्होंने तय किया था कि वो इस तरह के एक्सरसाइज में शामिल नहीं होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया वापस है, तो इसके मायने क्या हैं और चीन को संदेशा क्या है, ये समझने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैप्टन डीके शर्मा, आप नौसेना के पूर्व अफसर हैं और उनके प्रवक्ता रह चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर हरिंदर सेखों भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं और काफी सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं, और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, भारत अमेरिकी संबंधों पर इनके लेख आप पढ़ सकते हैं। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कैप्टन शर्मा। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आज की ये जो हालात बने हुए हैं, वो एलएसी के हालात हो या अमेरिका चीन के बीच में तनातनी हो, आखिरकार ये जो फैसला लिया गया है और हरी झंडी दिखा दी गई है, इसके पीछे वजह चीन ही है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, मैं थोड़ा हम्म। सा पीछे जाऊंगा। मलाबार इज बायलैटरल, ये इंडो यूएस के बीच में, नेवीज के बीच में एक्सरसाइज, जैसे स्मिता ने बताया आपको, हम्म। 1992 से चल रहा है। और ऑल्टरनेटली हम इंडिया एंड यूएस, एक बारी ये इंडियन ओशन रीजन में होती है, एक ये इन द फिलीपीन सी और यू कैन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, जहाँ पर इंडियन नेवी के शिप्स पहले जापान जाते हैं, हम्म। पूरा साउथ चाइना सी से होते हुए जापान, एंड कीप ऑन मीटिंग द वेरियस फ्रेंडली नेवीज en route and also calling on doing the diplomatic role, जो इंडियन नेवी का एक बहुत अहम रोल है, वो हम्म। करते हुए वहां जाते हैं। और ऑल्टरनेटली हर साल, जैसे लास्ट ईयर ये फिलीपीन सी में और जापान ऑफ जापान हुई थी, एंड उससे पहले ये इंडियन ओशन रीजन बे ऑफ बंगाल में हुई है। हम्म। एंड वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स प्लस। हम्म। 1992 से लगाएं आप, क्योंकि हम्म। बीच में सस्पेंड हुई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, हम्म। वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देन इन 2007, जैसे स्मिता आपने बताया कि दिस कॉन्स्ट्रक्ट वाज एक्सपैंडेड, हम्म। जिसमें कि जापान आए थे और सिंगापुर आए थे। और उसके बाद देयर वाज अ डिप्लोमेटिक डिमार्श issued by China that why are you all ganging up together? हम्म। Is it against us? ये हमारे अगेंस्ट है या क्या है? तो हम्म। उसके बाद विड्रॉ हो गया था एंड इट अगेन बिकेम इंडो यूएस। फिर 2015 में जापान को हम्म। फॉर्मली इंक्लूड किया गया। एंड अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद हम्म। सिचुएशन देखिए आप कैसी चल रही है इंडो पैसिफिक में। एंड हम्म। आई विल टेक इट टू पैसिफिक वेयर साउथ चाइना सी इज। हम्म। अब आप देखिए चाइना कर क्या रहा है पिछले कुछ सालों से। एक इट्स काइंड ऑफ आक्रामक रवैया उन्होंने ले लिया है, हम्म। एक्सपेंशनिस्ट काइंड ऑफ रिजीम, हम्म। वेयर वो किसी भी लिटरल मतलब जितने भी देश साउथ चाइना सी के साथ लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, हम्म। आप बात करिए वियतनाम की, आप बात करिए थाईलैंड की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूने, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, हम्म। जापान, सबको ये बोल रहे हैं कि ये सब पानी हमारा है, इस हम्म। पे हमारा कब्जा है। और आपको अगर आना भी है यहाँ पर हम्म। लेजिटिमेट, जैसे थाईलैंड के सामने, वियतनाम के सामने, दे आर they are allowed by the international conventions to explore
ऑयल की एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, हुँ, फिशिंग कर सकते हैं, दे कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे कैन डू लॉट ऑफ स्टडीज हुँ, कि भैया वहाँ पर क्या मिलता है, कैसे करना है। बट चाइना ने अब हर चीज़ पे रोक लगा दी है और हुँ, इनकी एक मैरिटाइम मिलिशिया हुँ, इक्विवेलेंट टू आवर कोस्ट गार्ड, हुँ, वो जाके इनके शिप्स को टकरे मारते हैं, ये हुँ, उनको जाके डरा धमका के वहाँ से निकाल देते हैं। हुँ, और तो और जितने भी आइलैंड्स हैं साउथ हुँ, चाइना सी के, में, इन्होंने सब पे अपनी आँख लगाई हुई है, कुछ हुँ, को तो ग्रैब करके मिलिटराइज़ भी कर दिया है। हुँ, एयरपोर्ट्स लगा दिए हैं वहाँ, एयर स्ट्रिप्स बना दी हैं, हुँ, they have put lot of artillery, missiles and all. हुँ, So you see, now this is the first step. हुँ, Now अगर यही इनका रवैया रहा, उसके हुँ, बाद ये साउथ चाइना सी से बाहर निकलेंगे। हुँ, फिर ये बोलेंगे पैसिफिक में कि ये हुँ, आइलैंड हमारा है या हुँ, ये ऐसा है। दे डू नॉट फॉलो द सेट प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस फॉर द लॉज एट सी, हुँ, जिसे लॉज ऑफ मुनक्लॉस के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। अनक्लॉज को ये मानने को तैयार नहीं है। दे हुँ, ओनली वांट दैट दे हैव द इकोनॉमिक मसल एंड ओके। नाउ एज वी ऑल नो, हुँ, हम सबको मालूम है कि ये सबसे उभरती हुई नेवी है। हुँ, इनके पास 300 प्लस प्लेटफॉर्म्स हैं। अब हुँ, इनकी एम्बिशन ये है कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करें या हुँ, राज करना चाहते हैं। हुँ, ये इनका एक वाइट पेपर है जिसमें कि इनकी ये जो तमन्ना थी ये पूरी होनी थी 2050 में। हुँ, बट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस कोविड, हुँ, इन्होंने एकदम से सारे अपने पत्ते खोल दिए और ठीक अब है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हुँ, कि कितना ज़्यादा इनका प्रकोप है जी, और इसको अब इनको रेन इन करने के लिए वी विल हुँ, हैव टू डू समथिंग एंड आई इसी थिंक दिस इनवाइट टू ऑस्ट्रेलिया इज़ अ हाँ। पार्ट ऑफ हालाँकि ये चीन की तरफ से आपको बता दें कि जब रवैया जब उनका रिस्पॉन्स आता है, प्रतिक्रियाएँ आती हैं इस तरह की किसी भी डेवलपमेंट्स में तो हमेशा यही वो कहने की कोशिश करते हैं कि भई हम गलत नहीं हैं, दुनिया भर के जो ताकतें हैं वो हमें कंटेन करने की कोशिश कर रही हैं और हम सिर्फ़ शांतिपूर्ण ग्रोथ को मानते हैं। ये चीन का कहना है। लेकिन इस पर ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे सवालिया निशान लगे हुए हैं। डॉक्टर सेखों, ये क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जारी था, विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई। इसे लेकर बार-बार ये कहा जा रहा था पिछले दिनों से कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है या नहीं, ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अब जबकि इसे शामिल कर लिया गया है, क्या ये माना जाए कि ये एक मिलिट्री मसल प्रोवाइड करेगा क्वाड्रिलैटरल डायलॉग को, जिसे अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक ग्रुपिंग ही माना जा रहा था कि भई ये कोई अलायंस नहीं है, इसमें कोई मिलिट्री पर्पस नहीं है, क्या इसे अलग करके देख पाना मुमकिन होगा मलाबार से? ये मलाबार की एक किस्म की प्रोग्रेशन है बिकॉज़ जैसे आपने बोला स्मिता पहले कि 2007 में 4 नेवीज़ ने इकट्ठे आके ये जो नाम क्वाड्रिलैटरल या क्वाड हुँ, जो चाइना जिससे बहुत मतलब कहता है कि ये कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें उस टाइम ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ था और केविन रड जो है उस समय क्योंकि उनकी जो इंटरनल राजनीतिक हालत थी और प्लस वो एक मैंडरिन स्कॉलर थे, तो हुँ, उनको एक वीक वीक लिंक देखा जा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इट वाज़ नॉट इंडिया सो मच हुँ, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमें चाइना की सेंसिटिविटीज़ को माइंड में रखते हुए ये क्वाड नहीं करना चाहिए। सो हुँ, इंडिया वाज़ लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव और इंडिया ने भी देखा कि हमारी भी पॉलिसी थोड़ी-सी चाइना को हम लोग ज़्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहते थे बिकॉज़ ऑफ द डेवलपमेंट्स क्योंकि हम लोग अपना बॉर्डर उनके साथ सहमत रूप से उसको सेटल करना चाहते थे बॉर्डर हुँ, इश्यू को। तो हमारी जो पॉलिसी थी वो थी एक किस्म की वेट एंड वॉच। तो हम लोग मालाबार बायलैटरल कर रहे थे और उसके बाद 2015 में इसमें जॉन केरी ने तब भी तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स जापान यूएसए और इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग हुई थी हुँ, न्यूयॉर्क में जिससे ये ट्राइलैटरल मालाबार एक्सरसाइज होने शुरू हो गई। तो उस टाइम हमें ये देखना चाहिए कि जो शिंजो आबे थे वो भी बिकॉज़ ऑफ ये जैसे कि कैप्टन शर्मा ने बोला है पहले हुँ, कि चाइना की जो अग्रेसिव नेचर है साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में और यूएस पॉलिसी जो थी पिवट टू एशिया, हुँ, ये सब एक किस्म की प्रोग्रेशन है। हुँ, और 2017 से ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होना चाहते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि ये जो डेमोक्रेसीज़ हैं, ये अलायंस ऐसी चाइना ऑस्ट्रेलिया और जापान तो यूएस मिलिट्री अलाइड पार्टनर्स हैं, हुँ, बट इंडिया जो है वो उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखेगा। हम लोग अलाइड नहीं है यूएसए के जी, और हम लोग अपना इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं।
तो अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है 2017 से उन्होंने अपना जो व्हाइट पेपर निकाला था उसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर एक पूरा चैप्टर उसके ऊपर उन्होंने इंक्लूड किया था और उन्होंने जो है इंडो पैसिफिक के पीछे अपना वेट डाला और हमने देखना है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई तो वो एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया बिकेम वेरी active in this calling it the Indo-Pacific region. So India के लिए शामिल करना ऑस्ट्रेलिया trying to reach out to India ये एक किस्म की पॉलिसी होगी और ऊपर से I think इंडिया में थोड़ा सा हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्वाड को मैरिटाइम क्वाड रखना चाहिए कि हम लोग एक ट्राइलैटरल ही करें हम लोग थोड़ा कॉशियस अप्रोच ले रहे थे जैसे कि मैंने पहले बोला बट आई थिंक ये हमारा एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में ये जो अपनी अर्लियर दिस मंथ जो मीटिंग हुई थी टोक्यो में इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का जो निर्णय किया गया है ये एक सही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया शामिल होना चाहता है हम लोग इसको एक किस्म का क्वाड को एक और फर्म रूप देना चाहते हैं बिकॉज चाइना सेज दैट दिस इज जस्ट अ टॉकिंग शॉप और इसमें होता कुछ भी नहीं है पर अब हमने शो कर दिया कि हमारा जो डिफिडेंस था कि क्वाड एक्सरसाइजेस नहीं करने का बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स ऑन आवर ओन लैंड बॉर्डर्स ये जो हम लोगों ने अब ठान लिया है कि हम चाइना के साथ पूरा मुकाबला करेंगे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी खुद की टेरिटरी में है चाइना जो है जैसे कि इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में आइलैंड्स को एक्वायर करी जा रहा है सिमिलरली हमने देखा है कि एलएसी पे वो एक बात पे टिकता नहीं है उधर भी वो अपना मतलब इट इज क्रीपिंग इनटू इंडियन टेरिटरी एंड देन क्लेमिंग ओनरशिप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन दैट टेरिटरी जो कुछ उन्होंने जो हमारे 23 बॉर्डर टॉक्स हुए हैं जो कुछ उन्होंने अग्री किया है थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं नहीं 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 आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सो आई थिंक वी हैव टेकन द राइट स्टेप बाय इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया इन दिस और इसमें जो यूएस है पॉम्पियो का रोल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है लेकिन डॉक्टर सेखो मैं थोड़ा सा अगर आपको इंटरवीन करूं यहाँ एक तरीके से तो आप कह रही हैं कि ठीक है ये राइट डिसीजन है लेकिन एक जो चिंता वाली बात है जैसा आपने खुद कहा कि भारत एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका का वो अलाइड पार्टनर नहीं है वो अलायंस नहीं है हम पार्टनर्स हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं तो ऐसे में अगर कभी युद्ध की स्थिति होती है भाई अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच तो लिखित समझौता है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े होंगे लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई लिखित समझौता तो है नहीं और भारत चीन के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करता है जो बाकी ये तीन देश नहीं शेयर करते हैं तो ऐसे में अगर चाइना और प्रोवोक्ड होता है और कल को युद्ध की स्थिति बनती है क्या भारत के लिए इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं दिक्कत तो अगर हम लोग क्वाड में कोऑपरेट नहीं भी करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हमारे जैसे डोकलम हुआ और अभी गालवान के ऊपर जो अटैक हुआ तो उसमें अभी तक हमने कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस या नेवल एक्सरसाइजेस ज्वाइन नहीं करी थी बट चीन जो है वो तो चाहे हम एक कॉशियस नीति अप्रोच अडॉप्ट हम लोगों का जो था अभी तक हम बातचीत से करना चाहते थे पर हम अगर हम मिलिट्री अलाय नहीं है बट वी हैव you know we've got this understanding of collaborating intelligence sharing तो ये जो क्वाड है वो सिर्फ एक मिलिटरीली एक दूसरे को हेल्प करने की बातचीत नहीं है उसमें इंडिया जो है वो ऑब्वियसली अभी भी हम लोग पूरी तरह से उसके अंदर नहीं जाना पाएंगे बट क्वाड के और भी लेवल्स है ऑफ शेयरिंग intelligence sharing, technology sharing. Then we have, ये जो maritime, we've signed the 4 foundational agreements, 3 foundational agreements with the United States. तो उसमें जो है हम लोग एक दूसरे को जो facilities दे रहे हैं और क्वाड में ये एक बहुत important signaling है चाइना के लिए कि चाइना जो है जिसने कोविड का एडवांटेज लेते हुए while the world is grappling with COVID और चाइना ने ये जो aggressive posturing की है और एक छोटा सा देश है वियतनाम जैसा अगर वो भी चाइना को दिखा सकता है forcefully so I think this is very important for India to have agreed to this because it is a very important signaling to China that you will have to deal
एंड इसमें भी जो है इंडो पैसिफिक इंडिया का जो कोर इंटरेस्ट है वो ठीक है। इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में है. सो वी आर वेरी क्लियर व्हेन वी नेगोशिएट और स्पीक टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर क्वाड पार्टनर्स कि आप लोग तो क्योंकि उधर आपके ज्यादा कोर इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, इंडिया के इंडियन ओशन में है. So we are more focused in the Indian Ocean region, and rightly so. Similarly, Australia is not going to come very actively into the Indian Ocean. So I think this working बेसिकली सारे के mechanism. सारों की जो चिंताएं हैं कि अपनी अपनी जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है और टेरिटोरियल बिल्कुल सॉवरेंटी के साथ में आप जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट अनक्लॉज की बात कर रहे थे कैप्टन शर्मा, कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो है पालन किया जाए. कैप्टन शर्मा, यहाँ विकास कुमार, शुभम सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुभम सिन्हा इनफैक्ट जानना चाह रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव जो अब राष्ट्रपति चुनाव वहां होने वाले हैं 3 नवंबर को, क्या आपको ज्यादा अंतर नजर आता है जहां तक चाइना और इंडिया वाले इक्वेशंस हैं, जो बाइडेन की नीति और डोनाल्ड ट्रंप की नीति के बीच में? अगर डोनाल्ड ट्रंप कल को हारते हैं, जो बाइडेन जीत कर वापस आते हैं, क्या इस वक्त जो ये इंडो पैसिफिक की अलाइनमेंट्स चल रही हैं अमेरिका के साथ में, क्या उसमें आपको कोई अंदेशा है कि कोई कुछ बदलाव भी हो सकते हैं? I don't think so because ये जो चीजें हैं they are well thought out, they are deliberated over not over days, hours, they are deliberated over months. All the pros and cons are worked out. They are probably war game कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा. And these are the world's biggest democracies, the biggest navies. The decisions will not come overnight. So we also, you know it, that Australia wanted to join this construct of Malabar, and it has taken almost 3 years, and it has taken two very big reasons. One was COVID pandemic, और उसके बीच में जो चाइना ने हरकत की हमारे नदन हिमालयन लद्दाख के आसपास. So there are reasons to it, and why the world is now feeling the belligerence of China. आप पहले छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा करेंगे, फिर आप बड़े के ऊपर करेंगे. But if all the like-minded nations of this part of the world get together, I'm very sure that this will give a signal to them कि बॉस बहुत हो गया, अब आप इससे ज्यादा इस लाइन को क्रॉस मत करें. Because if all of them get together, then we can try and encircle you, choke you, and there are many other things which can be done. कैप्टन शर्मा, ये जो चीन की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि भाई साउथ चाइना सी में आप हमारे बेलिजरेंस की बात करते हैं, बेलिजरेंस यानी कि मसल फ्लेक्सिंग का रवैया तो अमेरिका का भी रहा है, उनकी कैरियर्स आ जाती हैं, क्या अमेरिकी बिहेवियर को लेकर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? No. The American ships or the American carrier strike groups which are moving into the South China Sea, they are moving into the global commons. Let's be very clear. आज अगर आप मेरे पास reports हैं, I know it from open source intelligence, that Chinese fishing boats are moving in hundreds in Arabian Sea, outside Indian waters. Tomorrow, if anybody goes to South China Sea and is doing an innocent passage, how can anybody object कि मुझे चाइना से पूछ के जाना पड़ेगा वहां पर? हमने पूछा उनसे, उनकी बोट्स जो यहाँ पर फिशिंग कर रही हैं, because they are global commons, and we believe in global commons, you have all the right to come. Do not come into the territorial waters. Do not come into the economic zones, because they are for a particular country जो कि decided है in a world forum. आप हर चीज को you are throwing caution to the winds. In South China Sea, you want a different set of rules, and in the world at large, you want that you should be, not objected to, and rest everybody else who wants to come to, South China Sea, even like if an Indian ship or a US ship is coming from Pacific, goes to Japan and wants to come to Vietnam, it will of course traverse through South China Sea. वो South China Sea के रास्ते से आएगा. उसमें भी चाइना को ऑब्जेक्शन है. It's not the matching 2 + 2 4. मतलब आपको rules of the game you will decide as per the geographical location. No sir. और आप वो एप्पल और ऑरेंजेस की जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. आपके पास वापस लौटेंगी, लेकिन डॉक्टर शेखों, आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि खास करके जहां तक ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इन इलाकों पर भी आपकी पैनी नजर रहती है. वियतनाम, फिलीपींस, इन जैसे देशों को क्या आप जुड़ता हुआ आगे देखती हैं कि इनका जुड़ना भी जरूरी होगा मालाबार एक्सरसाइज की एक्सपेंशन कुछ करने के लिए, या इनके साथ आपकी बायलैटरल एक्सरसाइजेस हो रही हैं उससे भी इनफ मैसेजिंग जाता है? आई थिंक ये जो आसियान कंट्रीज हैं, इनको ये चाइना से बहुत ज़्यादा थ्रेट परसेप्शन था इनको, एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना प्लेड दिस गेम ऑफ नॉट लेटिंग आसियान गेट यूनाइटेड.
तो आसियान, विद इन आसियान अब क्या हम देख रहे हैं कि जैसे कि कैप्टन शर्मा ने भी बोला कि जो चाइना की जो अग्रेसिवनेस है, असर्टिवनेस है, तो इन्होंने इनिशियली तो ये जो कंट्रीज है चाइना के साथ इकोनॉमिकली इतना इनका क्लोज लिंकेज था, whether it is Korea, so much so even the Quad partners, all of us, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो, चाइना वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बट अब देख लिया है कि जो चाइना की जो डबल गेम एक्सपोज हो रही है, और इसमें ये जो बेल्ट एंड रोड में इन्होंने जो डेट ट्रैप में छोटी कंट्रीज को और बड़ी बड़ी कंट्रीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि हमने देखा कि श्रीलंका हैज हैड टू सीड द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। तो ये सब जो चाइना एक्सपोज हो रहा है, और चाइना रशिया रिलेशंस में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया है बिकॉज ऑफ व्हाट चाइना डिड इन लद्दाख। फिर ये जो सीपेक कॉरिडोर जो पीओके के बीच से जा रहा है, सो इन सबको नजर में रखते हुए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसमें वियतनाम ने बहुत मेजर लीड रोल अपनाया है। फिलीपींस जो एक टाइम पे अमेरिका को गाली गलौज हुई थी फिलीपींस और अमेरिका के बीच में कि आप हमारे बीच में इंटरफेयर मत करिए, बट फिलीपींस ने भी अब देख लिया कि चाइना जो है वो कोई ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। तो अब ये जितनी भी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली, चाहे एक वो मिडिल किंगडम्स का ये जो मिडिल पावर्स की एक कोalition लाना चाहते हैं टू हैव अ कॉमन, यू नो, दे लुकिंग फॉर द यूएस अम्ब्रेला, but at the same time they are looking at a more active India, that Act East policy जो हमारी ये जो मोदी सरकार की Act East policy है कि उसके नीचे इंडिया, जापान, ताकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, you know, they don't want to get into a position where they have to take sides between the United States and China and become pawns in this big power rivalry. तो इसलिए वो इंडिया की तरफ, जापान की तरफ और सिंगापुर की तरफ, मतलब ये जो इकोनॉमिकली, सिंगापुर इज अ स्मॉल कंट्री बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड, सो दीस कंट्रीज लुक to, and this is where I think the Malabar exercise assumes greater significance and importance, and for India also a bigger focus to Southeast Asia, because we also get a lot of our trade and commodities from this part of the world. And China should not be allowed to change the rules of the game by changing the boundaries के ये अब मेरे waters हो गए, ये 12 किलोमीटर चाइना, मतलब ये आइलैंड एक अडॉप्ट कैप्चर करके और फिर कह दिया कि यहाँ से और कोई नहीं जा सकेगा. So I think Southeast Asia is in India's sphere of interest, and we are looking increasingly towards East Asia as well. और ये जितने भी सी लेन्स, ओशन लेन्स हैं, इनमें से बहुत दुनिया की जो है भारी तादाद में ट्रेडिंग यहाँ से होती है, इसीलिए इस पर कोई एक कंट्री अचानक से दादागिरी दिखाने लगे तो निश्चित रूप से मुश्किलें होंगी ही। कैप्टन शर्मा, आप जोड़ना चाह रहे थे, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादातर हिंदी बोलने वाले हैं। मैं डॉक्टर सेखों के साथ पूरा अग्री करता हूँ ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके थ्रू आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेवी का अगर आप देखें विद दिस गवर्नमेंट द लास्ट 6 years, इफ यू सी द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज, जो हमारी एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज हो रही है, किसी भी कंट्री का नाम लीजिए आप आसियान में, वेदर इट इज स्टार्टिंग, ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, Japan, Australia, anybody and everybody, and our level of exercises, and you know it takes a lot of effort. जितना इंडियन नेवी और जितना वो हमसे भरोसा रखते हैं, देखिए एक्सरसाइज ऐसे होता नहीं है. नेवल एक्सरसाइजेस को कुछ कंट्रीज के साथ तो हमारे साल में 2 बार एक्सरसाइज होते हैं. एक बारी हमारे शिप्स वहां जाते हैं, एक बारी वो आते हैं, एंड वी डू इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पेट्रोलिंग भी और रिकॉनेसेंस, एवरीथिंग वी शेयर आवर एसेट्स. So our relationship with all the navies and all the countries is so good that now the whole, and what Dr. Seiko brought out, pehle look Sagar now getting in security and growth for all in the region, all in the region. You see, that means India is putting a step forward. We are extending them all the help, whether you want training, whether you want to make your ships, or whether you want any help in repairs and other things. And this relationship, and now with US, Japan, Australia and India getting together, and ये आप record पे ले सकते हैं कि very soon you will find UK and France also joining this construct, because
जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कोस्ट टिल द पैसिफिक, and we do not want an expansionist force which is looking to come out of the South China Sea. धीरे से वहां से बाहर आना चाहते हैं, फिर सेकेंड लाइन ऑफ आइलैंड्स को हड़पना चाहते हैं। और आप देखिए कितनी तेजी से हमने मालदीव्स को उनके क्लचेस से बाहर किया। अदरवाइज मालदीव्स तो उनके हाथ में चला गया था। खैर अभी वो उसके ग्वादार पे पीछे हैं। उनकी अंदरूनी खैर एक राजनीतिक पहल भी रही, लोगों की भी अहम भूमिका रही। और अब जो आप फ्रांस का जिक्र कर रहे हैं, हमें याद रखना होगा कि खास करके इंडो पैसिफिक में फ्रांस की दरअसल टेरिटोरियल मौजूदगी भी है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को शायद नहीं मालूम है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, और अतुल पांडे पूछ रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा इनवाइट करने का ऑस्ट्रेलिया को। अतुल, हम इसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं, आप इस प्रोग्राम को वापस से दोबारा देख सकते हैं। लेकिन कैप्टन शर्मा, जो एक थोड़ा सा तकनीकी आप एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज इस दफा जब बे ऑफ बंगाल वगैरह में होगा तो नॉन कोविड फॉर्मेट में होगा। उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये महामारी के दौर के बीच का एक्सरसाइज है। और खास करके क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये नेवीज एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए, समझने के लिए एक्सरसाइजेस करती हैं, लेकिन आज की तारीख में शायद जब ये एक्सरसाइजेस का जिक्र हो तो साफ तौर पर एक युद्ध की स्थिति दिमाग में रखते हुए उसके हिसाब से ही एक्सरसाइजेस की स्ट्रेटेजी प्लान हो रही होगी। ओके, तो द बेसिक डाउट जो आ रहा है लोगों के दिमाग में, जो कि प्रेस रिलीज भी कल आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, दैट दिस विल बी नॉन कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज। एंड नॉन कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज मींस जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, लाइक आपका एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, आपके 10 शिप्स आएंगे। सो ओनली थिंग इज, पहले क्या होता था, जब ये आते थे तो ये चेन्नई में आते थे, वी यूज्ड टू हैव रिसेप्शन, देन आफ्टर दैट द क्रू एक्सचेंज होता था, फुटबॉल गेम्स होती थी, दे विल गो एंड विजिट आवर some places, they will do some social work, they will go to the old age homes, so that they will see our culture, how Indians live, what is our the food, the culture, the people. And parallelly सुबह के टाइम पे जैसे एक्सरसाइजेज होती थी जिसको टेबल टॉप बोलते थे, that your team will sit across the table and we will discuss, you see। और श्वेता जी और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये एक्सरसाइज जो होती है, इसमें एक बहुत बड़ा मौका होता है आपसे आपके अच्छे पॉइंट लेने का, दैट इज एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं और आप लोग ज्यादा एफिशिएंट हैं, तो व्हाई नॉट आई अडॉप्ट द सेम थिंग। सो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड वी डू नॉट वांट एनीबॉडी टू गेट इफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड। सो अब ऐसा है, आपके शिप्स आएंगे, आप अपने शिप्स में रहिए, हम अपने शिप्स में रहेंगे। अदरवाइज क्या होता था, हमारी टीम्स एक्सचेंज होती थी। हमारे कुछ ऑफिसर्स एंड सेलर्स उनके शिप्स पे जाते थे, वो यहाँ आते थे, वो हमारा कल्चर देखते थे, हम कैसे काम करते हैं। एंड when you work closely, you learn and you learn faster, that this is how they do. But because of the COVID and the new protocols, the only thing is everything will happen like me and you are talking, and the way your people are asking you questions. The only thing is that we can't touch each other, or we sit together and have a meal together. Otherwise, let this pandemic go over and you will find that it is a kind of a festival. All the ships come over there, we visit them, they cook food for our people, we cook food for them. So this is how the bonds are, the bridges of friendship and the bonds are built. And, ठीक है, बिल्कुल आखिरी कमेंट्स डॉक्टर शेखों आपसे ब्रीफली लेना चाहूंगी। आपको लगता है, और कुमार गौरव भी जुड़े हैं हमारे साथ में, चाइना एलएसी पर इसका क्या असर पड़ेगा वो पूछ रहे हैं। लेकिन आपसे आखिरी सवाल, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या चीन की तरफ से एक कोई रिटेलिएटरी मूव और होगा, कोई और वायलेंट प्रोवोकेशन देखने को मिलेगा, या इस सिग्नलिंग के साथ भारत ने जो संदेशा भेजा है, जो एलएसी पर बातचीत चल रही है, उस पर कोई असर की उम्मीद? चीन जो है वो एक तरह से एक किस्म का बुली है। तो ये जो हम लोगों ने जो क्वाड को दिया है, वो तो देखिए चीन के साथ हमारी नेगोशिएशंस जारी हैं और वो चलती रहेंगी, और वो आज की नहीं है, वो पिछले कितने सालों से मतलब डेकेड से चल रही है नेगोशिएशंस। और हमने देखा है कि जब भी भारत ने अपना नॉर्दर्न बॉर्डर चीन के साथ निग्लेक्ट किया है, इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि चीन ने अपना वहाँ पे तिब्बत में और
LAC के अपनी तरफ में उन्होंने पूरा बॉर्डर मैकेनिज्म्स, रोड्स वगैरह, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी इंडिया और चाइना के बीच में आ गई है। तो जब अब इंडिया अपनी साइड में सड़कें बना रहा है, तो चीन को ये भी देखना चाहिए कि हम लोग एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे हमारी सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है। तो अगर हम उनके लिए कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, पानी की पाइप्स वगैरह लगा रहे हैं, वो हमारा एक फर्ज अपने नागरिकों की तरफ बनता है। पर चीन उसको इग्नोर करती है, और ये जो हमारा जो चीन देखेगा कि ये जो कंट्रीज जो चीन बहुत दूर अंदेश एक कंट्री है, और उसका जो मेमोरी भी है वो बहुत मतलब वो देखता है कि आज क्या हो रहा है, वो देखेगा कि इंडिया इज पॉपुलर, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स एंड ऑल, तो उसमें असर तो नहीं पड़ेगा, बट चीन का जो थोड़ा नुआंस्ड स्टैंड हो सकता है। और जैसे कि विदेश मंत्री ने एक आई थिंक कल परसों एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें उम्मीद है कि LAC पे या ये जो हमारी टॉक्स चल रही है उसमें कोई सेटलमेंट, बट आई थिंक ये जो दो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो हमें देखना कि ये एक का दूसरे के ऊपर असर होगा। हमें अब मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी लेवल पे हमें अपनी नेगोशिएशंस जारी करनी पड़ेगी, और क्वाड जो है वो एक मल्टीलैटरल है और वहाँ पे बायलैटरल है, सो हमें अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। तो ये संदेशा जाना जरूरी है, और ये जरूरी था कि भाई इनफ इज इनफ, और आप बुलिंग करेंगे तो हम घबराएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और क्वाड जो है नेचुरल प्रोग्रेशन है, इफ आई कैन जस्ट बटन स्मिता, क्वाड जो है इसका बहुत मतलब इस क्योंकि चीन को लग रहा था कि क्वाड कभी एक्सरसाइज होगी नहीं, उन्होंने कोशिश बहुत की थी, सो ये एक किस्म का अब उनको बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज चला गया है कि ये जो डेमोक्रेसीज हैं ये सब अब यूनाइटेड हैं, और इनके साथ जैसे कि कैप्टन शर्मा ने भी बोला कि वियतनाम आना चाहता है, सो मच सो ताइवान थिंक टैंक लेवल में जो क्वाड डायलॉग होता है उसमें ताइवान भी मौजूद हुआ है एक दो बार। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो छोटी कंट्रीज हैं आसियान की, ये भी इवेंचुअली आई थिंक दे विल लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ दीज मैरिटाइम एक्सरसाइजेस। ये जो पूरा फोकस है, बार बार ये कहा जा रहा है, अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसीज हैं कि वो आकर एक साथ खड़ी हो रही हैं और संदेशा भेज रही हैं, एक सीधा चुनौती भी दे रही हैं कि भाई साहब, आप अपनी सीमाओं को अगर लांघेंगे, आंख बकर हमारी संप्रभुता पर आप हमले करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सी लेन्स को ब्लॉक करेंगे जिस पर की पूरी दुनिया भर का अधिकार है, तो ये अब हमें मंजूर नहीं है। बहरहाल इस मसले पर बातचीत करने के लिए कैप्टन DK शर्मा और डॉक्टर हरिंदर सेखों, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो मेरे साथ तमाम दर्शक जुड़े मेरे YouTube स्टेशन पर और सत्य हिंदी के भी पोर्टल पर, आप सभी का शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।